हेलो एवरीवन, आप सभी का डिफेंस स्टडीज़ पे स्वागत है। हमने अभी तक 15 इंपॉर्टेंट थीम जो आपके CAPF पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है वो अभी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी थीम रहेगी कोल सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। मैं बताऊंगा कि कोल सेक्टर शायद डायरेक्टली आपसे ना पूछे एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ना आए, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर नहीं भी आएगा तो आपको ये वाला इंस्टेंट कोट करना है। कहीं पे एनर्जी सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ जाए, कहीं पे आपसे ये बोला जाए ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया जैसे क्वेश्चन आया था, वहाँ पे आप डाल सकते हो कि देखिए कोल सेक्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। इंडिया ने जब कोल क्राइसिस झेला, जब इन द दिसंबर 2021 एंड इन द मार्च 2022, उसके बाद से हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे अपनी ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ा लेनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो आप देखोगे इन सभी पे हमारा ज़्यादा फोकस आज के टाइम पे। कोल सेक्टर आपको पता है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जहाँ से कार्बन का एमिशन होता है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लासगो समिट हुई थी 26 COP, उसमें भी काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बोला था कि कोल सेक्टर जो है, कोल का कंजम्पशन जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि दे आर डेवलप्ड, उन्होंने बहुत पहले ही अपनी डेवलपमेंट कर चुकी है। इसमें इंडिया ने बोला कि देखो वी आर बेसिकली अ डेवलपिंग कंट्री, इतनी जल्दी हम कोल से क्या छुटकारा नहीं पा सकते। हमारे बहुत सारे आप देखोगे थर्मल पावर प्लांट्स, इंडिया की एनर्जी नीड आप देखोगे 55% और 60% जो इंडिया की एनर्जी नीड है वो कहाँ से पूरी होती है? कोल से। इंस्टेंटली आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोल को साइड रख के आप न्यूक्लियर एनर्जी या फिर सोलर पावर प्लांट्स, जो कि रिलायबल भी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी। दिन में सोलर, ठीक है, रात को आप कैसे प्रोड्यूस करोगे? इंडस्ट्रीज को तो 24/7 एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे? रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं बैटरीज में, लेकिन आपको देखना होगा बैटरी में स्टोर करना है बहुत ही मुश्किल, तो नहीं कहूँगा, बट कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, और बैटरी फिर रिप्लेसमेंट मांगती है। तो इससे अच्छा तो आप क्या कर सकते हो, कोल सेक्टर को मतलब अभी भी कोल का यूज़ कर सकते हो, आप न्यूक्लियर एनर्जी पर स्विच कर सकते हो, आप मिक्स कर सकते हो, आप जैसे बायो एनर्जी जो है, बायोथेनॉल ब्लेंडिंग और ये सभी चीज़ें कर सकते हो। धीरे धीरे आप ग्रीन एनर्जी की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हो, चीज़ों में एफिशिएंसी ला सकते हो। जैसे आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी आई है ऑटोमोबाइल में, हाइब्रिड, ठीक है, जो फ्यूल से भी चलती है और जो इलेक्ट्रिसिटी, दोनों से, तो हाइब्रिड हो गया वो। इस तरह से जब आप देखोगे चीज़ें अच्छी होंगी तभी हमारी कोल पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अभी आप देखोगे स्टार रेटिंग आती है, AC में देखोगे, रेफ्रिजरेटर्स में देखोगे, गीजर्स में देखोगे, वाटर हीटर्स में, वहाँ पे आप देखना है कि 1 जनवरी से जिसकी 1 स्टार रेटिंग है, जिस भी वाटर हीटर की, वो बंद होने शुरू हो जाएंगे। ये नया नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है। तो ये है एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा आप देखोगे आने वाले टाइम पे स्ट्रेस दिया जाएगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये एक पर्टिकुलर आपका डिपार्टमेंट है जो कि देखता है कि कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी एनर्जी एफिशिएंसी बिल्कुल कम है, इनको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कोल सेक्टर में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या हमने 2021 के अंदर दिसंबर में हमने फील किया। वो पर्टिकुलर इवेंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंडिया ने पर्टिकुलर उस टाइम पे एक कोल क्राइसिस फेस किया है, तभी आप इन सभी इंसिडेंट्स को ना एसे राइटिंग में आप डाल सकते हो, आप इसको इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, आप एक नीड जनरेट कर सकते हो। अनलेस अनटिल आप एक नीड जनरेट नहीं करते हो, जब आप एक एसे राइटिंग करते हो, तब तक आपका एसे है ना एक लाइवली, एक ऑर्गेनिक ऐसे नहीं लगता, वो सिर्फ एक मैकेनिकल ऐसे लगता है। तो थोड़ा सा उसमें नरेशन और उसमें थोड़ा नज इफेक्ट, उसमें थोड़ा करंट अफेयर्स, ये चीज़ें डालोगे ना, ये एडवांस स्टेज में होता है। सो बेसिकली आई एम डीलिंग विद दो स्टूडेंट्स जिसने क्लास भी कर ली अभी तक हमारी, और बहुत ही एडवांस स्टेज पे हैं वो, ठीक है। उनको आप देखोगे वो रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को। अब वो ज़्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागते हैं, अब वो आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि लिमिटेड मटेरियल को कैसे आप इसको पेपर पे उतार सकें, इसमें थोड़ी फीलिंग इम्पार्ट कर सके, इसमें इंटरकनेक्टिविटी हो, फ्लो हो, कोहेरेंस हो, कंक्लूजन अच्छा लिख सके, इन सभी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन पे, यूज़ ऑफ नॉलेज, राइट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो के अंदर दिखाया गया कि इंडिया के अंदर कैसे कोल क्राइसिस हुआ। सो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट। India is facing a severe coal shortage. The coal stocks at its thermal power plants can supply just days of fuel. Union Power Minister सिर्फ 7 या 8 दिन का कोल स्टोरेज हमारे पास था जब हम दिसंबर की बात करें। उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हमने देखी, आपने देखा होगा बहुत बड़े कट भी लगते थे जब।
average level of coal stocks at an increasing number of India's thermal power plants have come down to 4 days worth of stock compared to the government recommendations that thermal power plants hold 14 days worth of coal stock. On October 4th, 16 power plants with a power generation capacity of 17,475 megawatts had 0 days of coal stock. An additional 45 thermal power plants with a power generation capacity of 59,790 megawatts had coal stock only sufficient for up to 2 days of generation. A sharp uptick in power demand as the economy recovers from the COVID-19 pandemic, coupled with supply issues, have led to the current coal shortage. India consumed 124 billion units of power in August 2021 compared to 106 billion units in August 2019. इसमें ये लिखा हुआ कि अपटिक इन पावर डिमांड। देखिए कोविड के बाद जब हमने रिकवरी शुरू की हमारी इकोनॉमी ने, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे आपको एनर्जी नीड ज़्यादा होंगी, तो इंस्टेंटली एनर्जी नीड की रिक्वायरमेंट आप देखोगे बहुत ज़्यादा होगी। तो उस टाइम के लिए हम तैयार नहीं थे, कोल शॉर्टेजेस था, थर्मल पावर प्लांट्स में इतना ज़्यादा कोल नहीं था उस टाइम पे। फिर आपने देखा कि इंस्टेंटली जब इंडियन इकोनॉमी के कर्व से रिकवर कर रही थी तो इंस्टेंट एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, जो हम कोप अप नहीं कर पाए उस टाइम पे। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बेसिकली इंस्टेंट स्टेप लिए टू रैंप अप द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। The government is also trying to bring more mines on stream to boost the supply. India might also need to और इंडिया में कैप्टिव माइनिंग भी बंद होगी। आपने देखा होगा कैप्टिव माइनिंग अब इंडिया के अंदर बंद हो गई है। जिस भी कंपनी ने कोल एक्सट्रैक्शन का आपने देखा होगा कि टेंडर लिया है, जिनको एलोकेट किया गया है, अब वो क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जो कोल माइन है उसको पर्सनल यूज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप दूसरी, जैसे आपने कैप्टिव माइनिंग एक पर्टिकुलर स्टील इंडस्ट्रीज को वो कोल भेजना था, अब आप क्या कर सकते हो, स्टील इंडस्ट्री को तो भेजोगे आप। दूसरा, आप दूसरी इंडस्ट्रीज भी कोई अगर आपसे रिक्वायरमेंट लेती है, अगर आपसे मांगती है कि हाँ हमें कोल की ज़रूरत है, तो आप उनको सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैप्टिव माइनिंग इज़ बैन इन इंडिया। ओके, नाउ कमिंग टू द डायरेक्टली टू द टॉपिक। कुछ एक न्यूज़ है इसके अंदर, कोल कंजम्पशन परसिस्ट डिस्पाइट इंडियाज एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी गोल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स तो एक साइड है, दूसरा हमारी कमिटमेंट भी है क्लाइमेट उसको लेके, क्लाइमेट डील को लेके। इंडिया के जो आप देखोगे जो इंडियन नेशनल जो डिटरमिन गोल्स हैं, कंट्रीब्यूशन जो है वो भी हमारा है कि हमें ग्रीन एनर्जी पे स्विच करना है। आपने पता होगा कि ग्लासगो के दौरान 5 इम्पोर्टेंट जो वॉज हैं जो हमने वहाँ पे प्रॉमिस किया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो भी हम फुलफ़िल करने वाले हैं। लेकिन हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये आपको देखना होगा। एनर्जी सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। हमें जो अपनी नीड है, पावर मिनिस्टर का भी आपने बयान सुना होगा, पावर मिनिस्टर साहब भी ये बोलते हैं कि हम जो है कोल का फेज़ डाउन करेंगे। ठीक है, फेज़ आउट नहीं करने वाले कोल को, फेज़ डाउन। फेज़ डाउन का मतलब है धीरे धीरे इसका कंजम्पशन कम करेंगे। जब हमें लगता होगा कि इंडिया की डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं आएगी तभी हम स्विच करेंगे। ये नहीं कि इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी को हम टोटली हॉल्ट कर दे रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करने के चक्कर में, ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट नंबर में कोल का कंजम्पशन कम नहीं होगा, हम परसेंटेज नंबर में कोल का कंजम्पशन कम कर सकते हैं। मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की पावर एनर्जी के अंदर, उसमें आप देखोगे पावर कंट्रीब्यूशन के अंदर, उसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी का क्या बढ़ा सकते हैं, शेयर बढ़ा सकते हैं, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, तो अब देखते हैं इंडियाज़ कोल कंजम्पशन हैज़ डबल्ड सिंस 2007 एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6%। कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 73% ऑफ इंडियाज़ ओवरऑल पावर नीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल इज़ डर्टी, नो डाउट कोल इज़ डर्टी। कोल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इससे ऐश क्रिएट होती है, वहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, लेकिन इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, और इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जीडीपी आप देखोगे, तो ये सभी चीज़ें हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो। थोड़ा सा आप इसके अंदर ये लिख सकते हो कुछ डेटा फैक्ट जो आप शुरू करना चाहते हैं। कोल पे कोई क्वेश्चन आ गया या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे कोई क्वेश्चन आ गया। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी क्वेश्चन जब आएगा ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि अभी जो 55% जो हमारी एनर्जी नीड्स है ना, वो कोल से पूरा हो रही है। जब तक आप ये मेंशन नहीं करोगे, ये लगेगा एक यूटोपियन आइडिया है, आप रिन्यूएबल एनर्जी पे ऐसे ही स्विच कर जाओगे। इट इज़ नॉट वेरी इजी, राइट। तो आपको दिखाना होगा करंटली इंडिया के अंदर जो एनर्जी शेयर है उसमें कोल का क्या कंट्रीब्यूशन है, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी को क्या इतने बड़े लेवल पे क्या रिन्यूएबल एनर्जी रिलायबल बन पाएगी, इंडस्ट्रीज़ को 24/7 क्या वो सप्लाई दे पाएगी, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो 55% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स
करंट पर कैपिटा कंजम्पशन जो है इंडिया के अंदर बहुत कम है। जब डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात होती है, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका ले लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज़ ले लीजिए, वहाँ पे आप देखोगे जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ना, इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है, बहुत मतलब 10-15 गुना भी कह सकता हूँ मैं, पर कैपिटा दिस एनर्जी कंजम्पशन। और किसी भी देश की जब आप एक पैरामीटर्स होते हैं, आप उसकी डेवलपमेंट देखने के लिए उस देश की आप देखते हो कि पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है वहाँ पे। तो इंडिया के अंदर पर कैपिटा कंजम्पशन कम है, आप बोल सकते हो उसमें कि फॉल्टी मेथड है, ये कमर्शियल या आपका कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देता है कि अगर आपके कंट्री के अंदर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है तो आप डेवलप्ड है, ठीक है, फॉल्टी मेथड हो सकता है। बट ये दिखाता है कि वहाँ के जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो दिखाता है कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, राइट। अब देखेंगे राइजिंग पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, ये भी आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही तो आपको पता है एनर्जी नीड्स बढ़ेंगी ऑटोमेटिकली, इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी। जैसे मैं कोविड वाला एग्जांपल आपको दिया था कि कोविड के टाइम पे जब रिकवरी हो रही थी इंडियन इकोनॉमी की, उस टाइम पे एनर्जी नीड बहुत ज़्यादा हो गई और उस टाइम पे हमारे कोल की शॉर्टेज बढ़ गई। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्शन क्या है कोल का, 730 मिलियन टन है इंडिया के अंदर, इम्पोर्ट हम 213 मिलियन टन भी करते हैं। डिस्पाइट हैविंग द लार्जेस्ट रिजर्व, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड कोल के, हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि जो आप फ्राइट उसके वो देखोगे, कोस्ट देखोगे कोल को, अगर झारखंड से आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कोल को और दिल्ली या फिर पंजाब और यूपी में जहाँ पे आपके थर्मल पावर प्लांट है वहाँ तक भेजने में बहुत ही ज़्यादा उसका खर्च आता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखें उसको, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है रादर देन बेसिकली प्रोक्योरिंग कोल फ्रॉम द झारखंड, ओके। तो ये एक इशू है। उसके बाद आप देखिए कोल फील्ड इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, कोरबा, बीरमपुर, हसदो-आरंड, चिरमिरी, लखनपुर, झिलमिली, ठीक है, ये सभी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। नाउ द लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, MMDR बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, राइट। ये MMDR 1957 में आया था, रेगुलेट्स ओवरऑल माइनिंग सेक्टर इन इंडिया। उसके बाद कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015, ये डील करता है ऑक्शन एंड लोकेशन माइनिंग लीज। आपने कोलगेट स्कैम भी सुना होगा, ठीक है, कोल स्कैम आपने सुना होगा कि कैसे एलोकेशन उसका करना है, ये सभी चीज़ें फिर बाद में आई, कैसे एलोकेशन करना है और ऑक्शन करना है माइंस का, कैसे वो लीज पे देनी है सक्सेसफुल बिडर्स को। पहले क्या था इसमें फेवरेटिज्म चलता था, नेपोटिज्म, जिसको मनाया उसको अगर उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन करने में उसको स्पेशलिटी भी नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, तो उसको जो आपका कोल स्कैम था उसके अंडर उसको काउंट किया जाता है। अब मिनरल्स लॉ क्या है, मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट 2020। अब मिनरल्स लॉ आप देखोगे कुछ है कि मिनरल्स जो हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उस मिनिस्ट्री से आपको क्या लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन आप देखोगे मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट होने के बाद माइनर मिनरल्स को अब आप लोकल लेवल पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको पंचायत की उसमें क्या चाहिए, सिर्फ परमिशन चाहिए, ओके। ये सभी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। इंडिया के अंदर 100% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट आ चुकी है। आप अगर कोल के अंदर कोई बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है कि इंडिया के अंदर आके हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कोल को, दे आर वेलकम, 100% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट का भी अप्रूवल उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब देखते हैं झारखंड के अंदर कितनी सारी मेजर कोल फील्ड हैं। थोड़ी बहुत अगर मैं आपको बात करूं, जो फेमस वन है झरिया, ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे बोकारो, और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका ये करणपुरा को भी आप बोल सकते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। ये सभी आपकी फेमस है। गिरडी ये भी आपकी फेमस है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए। अब देखते हैं इशू क्या है कोल सेक्टर के अंदर। देखिए डिलेड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस, नो डाउट यार आपको पता है कि क्लियरेंस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आपको कोल का एक्सट्रैक्शन करना होता है उसके ऊपर एक फॉरेस्टेड एरिया होता है, उसको डिफॉरेस्ट करना होता है, और वहाँ पे इनहेबिटेंट्स भी होते हैं, लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, उनको कंपनसेशन देना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ट्राइबल राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट्स हैं, वो भी उनके हैम्पर हो रहे हैं। जो ट्राइबल वे ऑफ लिविंग है उसको भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये डिलेड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस है जो कोल सेक्टर को है थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है। आई वुड से कि कॉन्स्टेंट तो नहीं कर रहा है, बट ये एक इसमें जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, या तो आप जल्दी से सर्वे करके उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, टाइमली एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आप कर सकते हो, जिससे जल्दी से आप लीज पे दे सकते हो उस पर्टिकुलर माइन को, रादर देन उसको बहुत टाइम तक लटकाए रखना, उस पर फिर कोई फ़ायदा ना होना। तो इससे क्या होता है, जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। डिमांड सप्लाई गैप है, नीड टू इम्पोर्ट अ लॉट। इंडिया के जो अंदर है आप देखोगे डिमांड बहुत ज़्यादा है,
डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डोमेस्टिक हमारे यहाँ पे जो माइंस है वो उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अंडरग्राउंड माइनिंग, इससे आप देखोगे रैट होल माइनिंग कहाँ पे, आपके लिए क्वेश्चन है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड रैट होल माइनिंग। इंडिया के अंदर रैट होल माइनिंग कहाँ पे है, किस स्टेट के अंदर होती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और रैट होल माइनिंग क्या होती है, क्या इसमें हम इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं? रैट होल माइनिंग से आप कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ इंडिया के अंदर कुछ 3-4 साल पहले जो कि बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। उसके बाद रैट होल माइनिंग जो है वो तो बैन है पहले से ही, फिर उसके ऊपर जो आप देखोगे गवर्नमेंट्स के चेक, पुलिस के चेक और भी ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। कहीं पे रैट होल माइनिंग हो तो नहीं रही है। अब हम देखेंगे कोल रेगुलेशन और प्राइसिंग, नो कोल रेगुलेशन अथॉरिटी यहाँ पे नहीं है। लैंड एक्विजिशन एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। लैंड एक्विजिशन की जो आप देखोगे इसमें जो बात है, बहुत ही टाइम लगता है इसके लिए एक्वायर करने के लिए। अब एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी न्यामगिरी हिल्स वाली, न्यामगिरी हिल्स आपने देखना होगा। न्यामगिरी हिल्स को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि वहाँ पे जो उनको लगा है कि वहाँ पे उनके सेक्रेड जो उनकी जो सेक्रेड वहाँ पे जो गॉड है वो रहते हैं उस न्यामगिरी हिल्स में। और वहाँ पे आप देखोगे वो जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच है, ठीक है। तो उसको एक्सट्रैक्शन के लिए कोर्ट ने उस पर आप देखोगे रोक भी लगाई थी, बहुत सारी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। उसके बाद आपने सुना होगा एक क्वेश्चन भी आपका आया था, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट? CAPF में क्वेश्चन आया है, इज डेवलपमेंट इज पॉसिबल, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट? तो ये जो कंट्रोवर्सी देश के अंदर जो पैदा होती हैं उन्हीं कंट्रोवर्सी से आपसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन जैसी कंट्रोवर्सी से आपसे क्वेश्चन आते हैं। और जब आप देखते हो कोई डैम बनाते हो आप, तो उस एरिया का जो सबमर्जेंस होता है, वहाँ पे जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये एवरग्रीन कंट्रोवर्सी ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और ये आपको प्रिपेयर करनी है। अगर आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो चीज़ों को यहाँ पे हम इंटरकनेक्ट करना सिखाते हैं। इंटरकनेक्ट करना सीख गए, कोई भी टॉपिक आपका ख़राब नहीं जाएगा अगर आपको ये लगता है कि आपके पास नॉलेज है और आपको यूज़ करनी आती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन के चक्कर में रहोगे कि ये क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके जाऊँगा और यही मैं लिखूँगा, नहीं होने वाला। आपको यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका काम चल सकता है। अब हम देखते हैं लैक ऑफ एडुकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, पास्ट मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी इन द सेक्टर। मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक ही पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री होती थी या फिर जो जिनको टेंडर मिलता था तो मोनोपोली होती थी उनकी, ठीक है। लो प्रोडक्शन ऑफ कोल, पुअर क्वालिटी ऑफ कोल। इंडिया के अंदर आप देखोगे बहुत हाई क्वालिटी कोल नहीं मिलता है, एंथ्रासाइट इतनी बड़ी लेवल पे नहीं है। कुछ एक छोटी मोटी माइंस है इंडिया के अंदर, कश्मीर और कुछ एक नेवली आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर, तो वहाँ पे है। बाकी एंथ्रासाइट इंडिया के अंदर नहीं है। जो हाई ग्रेड जो कॉकिंग कोल है कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। अब गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है कोल सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए? उत्तम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया पोर्टल बनाया है, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तम पोर्टल पे आप रजिस्टर कर सकते हो, थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा माइंड कोल का। शक्ति एक इंपॉर्टेंट आप देखोगे एक नया पोर्टल है, टू ऑक्शन लॉन्ग टर्म कोल लिंकेजेस टू पावर कंपनीज। आपको पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं और जो पावर जनरेटिंग कंपनीज होती हैं उनके बीच में आपने देखा होगा पेमेंट को लेके हमेशा से एक डिस्टर्बेंस, एक टेंशन रहती है दोनों के बीच में। जो डिस्कॉम्स हैं उनके पास टाइमली पेमेंट नहीं आता, तो वो जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उनको भी पेमेंट नहीं कर पाती, तो इसके बीच में फिर गवर्नमेंट को आना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज करती है, फिर गवर्नमेंट को लॉस होता है। कई बार आप देखोगे सब्सिडीज जब कोई गवर्नमेंट देती है, दिल्ली गवर्नमेंट की आप बात कर लीजिए, 200 यूनिट तक कोई आपको बिल नहीं देना, ठीक है। ये सब्सिडीज, ये फ्रीबीज, ये इम्पैक्ट करती हैं इस पूरे एक इकोसिस्टम को, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे प्रकाश पोर्टल, एफिशिएंट कोल यूज इन रेलवेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल होना चाहिए, सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। और क्या सजेशन दे सकते हो आप? देखिए, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंपटीशन बाय लेवरेजिंग हाई प्रोड्यूसिंग माइंस एंड वर्ल्ड स्केल ऑपरेशन। इसका कहने का मतलब है इनडायरेक्टली FDI आनी चाहिए इंडिया के अंदर। 100% हमने FDI ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ओपन कर दिए। तो प्रोडक्शन जब ही हो सकती है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो कि इंडिया के अंदर इतना लार्जेस्ट रिजर्व है उसको एक्सट्रैक्ट करने की। FDI की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेज कम्पिटिटिव फाइनेंस, पैसे की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है। रिस्क मैनेजमेंट नीड्स न्यू इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इंसेंटिव्स, ये होना चाहिए। जो हैजार्डस कंडीशन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके आप देखोगे सोशल सिक्योरिटी को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनके जो इंश्योरेंसेज हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट, क्रिएटिव एंड टारगेटेड फाइनेंसिंग, कोल बेनिफिकेशन, ये एक टेक्निक है टू रिड्यूस एज कंटेंट एंड इम्प्रूव ग्रेड ऑफ कोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसपास आप देखोगे जहाँ जिस एरिया के अंदर कोल
का एक्सट्रैक्शन हो रहा है उस एरिया के बहुत ही मतलब एक रेडियस आप देखोगे 25-30 किलोमीटर तक, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको दिखेगा वहाँ पे कोल का एक्सट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, तो फ्लाई ऐश आपको वहाँ पे मिलती है, फिर वो सेटल डाउन होती है, तो आपके जो एग्रीकल्चर है आप देखोगे बहुत सारा डस्ट उस एरिया के अंदर होता है, तो दैट इज़ नॉट एक बहुत हैजार्डस एरिया सा हो जाता है वहाँ पे, राइट। तो ये सभी चीज़ें थी आपकी कोल में। एक लास्ट हम देख लेते हैं, इन वेनिंग कोल बेल्ट ऑफ रामगढ़ सोलर पावर सेव्स द डे फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो सोलर पावर और ये सब चीज़ें आप इसके अंदर लेके आ सकते हो कि सोलर पावर और ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ये आप ये डाल सकते हो अगर आपको लगता है कि आप इसमें थोड़ा सा और इनोवेशन हम दिखा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। और एक लिटिल अनाउंसमेंट है, कोर्स इज़ बेसिकली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चंस का इसके अंदर डिस्कशन होने वाला है। जितने भी सीएपीएफ के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं 2009 से 2022 में, आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप इसमें क्या लिखना चाह रहे हो, आप इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाह रहे हो। शायद आप बहुत अच्छा जानते हो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, तो ये आपकी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक एक्सरसाइज होगी। ठीक है, जिसके अंदर आप जो सोचते हो आप हमें बता सकते हो, हम आपकी जो एक अप्रोच को चैनलाइज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद वी कैन नॉट बेसिकली प्रॉमिस ये दोबारा कोर्स आएगा, बिकॉज ये इस कोर्स में भी आपको बहुत टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने भी पता नहीं कितना टाइम इसमें लग सकता है। डेली हम इंटरेक्ट करेंगे तो दोबारा से वो चीज़ें रिपीट करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो रादर देन स्टार्टिंग लेट, आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, आप सिलेबस को पहले कंप्लीट कर सकते हो, आप थोड़ा सा एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, आपके पास टाइम है, अगर आप सच में सीएपीएफ क्लियर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम। नए साल से पहले आप थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव जगह इन्वेस्ट कीजिए, राइट। सो यही कहना चाहूँगा, कोई और क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।